हाँ जी बेटा, अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट में करा है। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स किया था। डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन अलग अलग मेथड डिस्कस करे थे: डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन और रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड। और रेसिप्रोकल एलोकेशन मेथड में हमने दो तरीके से सॉल्यूशन किया था बेटा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता था और इक्वेशन मेथड हमने किया था। उसके बाद फिर हमने अब्जॉर्प्शन रेट सीखे, अलग अलग मेथड थे, 6 फॉर्मूले हमने सीखे थे। आप यूनिट के हिसाब से अब्जॉर्प्शन कर सकते हो। प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, लेबर कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से मशीन आर रेट हो सकता है, लेबर आर रेट हो सकता है, ये सब अब्जॉर्प्शन रेट्स थे। फिर हमने मशीन आर रेट का स्पेसिफिक फॉर्मेट किया, कुछ नोट्स लिखे जहां पर अपने अपने फैक्ट्री के खर्चों को फिक्स खर्चों में और वेरिएबल खर्चों में बांटा। अब हम करेंगे बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। बहुत इजी पॉइंट है ये, आपने पहले सीखे भी हुए हैं। अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब खर्चा अगर हुआ ज्यादा है और आपने रिकॉर्डिंग कम करी है, कस्टमर से कम चार्ज कर रखा है, तो वो अंडर अब्जॉर्प्शन होता है। और अगर आपने ज्यादा चार्ज कर लिया तो वो ओवर अब्जॉर्प्शन। मतलब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड्स से ज्यादा है, तो ये क्या है? ओवर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है ना, साफ साफ पता चल रहा है। और अगर और ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब आपने कस्टमर से भी पैसे ज्यादा ले रखे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपने अपने खातों में खर्चा ज्यादा लिख रखा है। जरा इसका इफेक्ट देखना क्या होने वाला। मान लो कोई खर्चा असली में 100 रुपए है, लेकिन जब आपने अपना कॉस्ट अकाउंट्स बनाए, अपनी जब कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाई, उसमें आपने खर्चा 120 लिख दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा होगा? जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा होगा, क्योंकि आपने तो कॉस्ट कितनी लिख दी? 120 लिख दी। खर्चा आपने ज्यादा लिख दिया अपने कॉस्ट अकाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारे पास कम आ रहा होगा। जैसे ही मैं बोलूंगा कि 20 रुपए का डिफरेंस है, तो इसका मतलब आप अपने प्रॉफिट को इस 20 रुपए के डिफरेंस से बढ़ा दोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट ऑलरेडी 20 रुपए से कम आ रहा है। तो जैसे ही आप इस ओवर अब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट दोगे, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। बात समझ में आती है? ये बातें हम पहले कर चुके। कब की थी सर? बेटा हमने रिकंसिलिएशन में और पोस्ट बुक कीपिंग वाला जब हमने टॉपिक किया था, उस वाली यूनिट में हमने ये वाली बातें की थी। आज हम इसको रिकॉल करें। यहां पर भी बेटा हमने यही बातें सीखनी है कि अगर अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है एक्चुअल खर्चे से, इसका मतलब आपने कस्टमर से भी ज्यादा पैसे रिकवर कर लिए और कॉस्ट अकाउंट में खर्चा ऑलरेडी ज्यादा लिखा हुआ है। तो अब आप अगर इसका ट्रीटमेंट देते हो तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी कि आप इसको अपने अकाउंट्स में एज गेन रिकॉर्ड करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो सर, अगर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम हो जाए एक्चुअल ओवरहेड से, तो फिर क्या बन जाएगा? अंडर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कम हुई है, तो कम हुई है मतलब अंडर अब्जॉर्प्शन। आपने खर्चा कस्टमर से भी कम रिकवर किया। मान लो खर्चा किया 100 रुपए, कस्टमर से लिए सिर्फ 80 रुपए, 20 रुपए का नुकसान हो गया ना। दूसरा तरीका, खातों में रिकॉर्डिंग के हिसाब से समझते हैं। खर्चा किया 100 रुपए, अकाउंट्स में लिखा हुआ है सिर्फ 80, तो जो प्रॉफिट आपके पास नजर आ रहा होगा वो प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि खर्चा तो 100 था लेकिन माइनस सिर्फ कितना हुआ है? 80। तो आपको नजर आया कि 20 का डिफरेंस है, अंडर अब्जॉर्प्शन है, तो भैया वो अंडर अब्जॉर्प्शन इसमें से माइनस हो जानी चाहिए, क्योंकि ये खर्चा पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब आप चार्ज करोगे। तो अगर अंडर अब्जॉर्प्शन नजर आती है तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक नुकसान है, लॉस है। कोई दिक्कत इसमें? सर हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे? बेटा इसको, इस डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें से 2 तरीके हमने कॉस्ट बुक कीपिंग रिकंसिलिएशन में यूज करे थे। एक होता था कैरी फॉरवर्ड कर दो, या फिर पीएनएल से चार्ज कर दो, कॉस्टिंग पीएनएल से चार्ज कर दो। ये 2 तरीके हमने पहले करे हुए हैं। तो हम जरा मेथड्स लिख लेते हैं।
ये जो डिफरेंस अराइज हो गया है, चाहे वो अंडर अब्जॉर्प्शन का है या फिर वो ओवर अब्जॉर्प्शन का है, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें? पहला मेथड क्या बोलता है? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कि भैया जो भी डिफरेंस आ रहा है ठीक है, अगर खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो गया कोई बात नहीं, आगे भेज दो, अगली बारी कम रिकॉर्ड कर लेना। अगर आपने खर्चा कम रिकॉर्ड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस को अगले साल भेज दो, अगली बारी ज्यादा रिकॉर्ड कर लेना। तो जो भी डिफरेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, इस बार कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा ट्रीटमेंट है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको चार्ज करो। जो अभी मैं डिफरेंस बता रहा था कि भैया आपने खर्चा ज्यादा चार्ज कर रखा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को एडजस्ट करो, बढ़ा दो। तो चार्ज कर लेंगे बेटा इसको, कहां से? अपने कॉस्टिंग पीएनएल से। तो इसका और ट्रीटमेंट कैसे आएगा बेटा? अगर अंडर अब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लॉस। और अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है तो कॉस्टिंग पीएनएल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट। तीसरा में ये नई बात है, और बेटा पेपर में आपको करना यही पड़ेगा अगर ओवरहेड का सवाल आता है और वो स्पेसिफिकली आपसे अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट मांगता है। वो कॉस्ट बुक कीपिंग के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, वहां पर हमने जो खाते बनाए थे, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP कंट्रोल, बोले खातों की बात नहीं कर रहा। आपके पास ओवरहेड का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया जी, हमारे पास ये खर्चे थे, इतना खर्चा रिकॉर्ड हुआ, अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट दो। कोई खाते नहीं बनाना, सिर्फ ट्रीटमेंट देना। वहां पे इसके नंबर थोड़ी मिलेंगे। 8 नंबर का या 10 नंबर का अगर सवाल है तो वहां पे तुमने लिख दिया कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग, हो गया ट्रीटमेंट। तो लेकिन उसके नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किसके मिलेंगे? इस तीसरे वाले मेथड के, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। ये तीसरा मेथड क्या है? यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। आपने एक ओरिजिनल अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से आपने खर्चा अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्प्शन लगा दिया। जितना भी अमाउंट अब्जॉर्ब होके आया वो सही नहीं आया, या तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल अब्जॉर्प्शन रेट था उसने अपना काम ठीक नहीं किया। आप खर्चा अगर कम रिकॉर्ड हुआ है तो जो डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको नया रेट चाहिए होगा। अगर आपका खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो जो डिफरेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया उसको हटाने के लिए भी एक नेगेटिव रेट चाहिए होगा। मान लो आपका खर्चा एक्चुअल में हुआ 1,00,000 रुपए, आपने रिकॉर्ड करे 90,000, तो 10,000 रुपए कम रिकॉर्ड हुए। इस 10,000 को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल रेट के हिसाब से अगर आपने अब्जॉर्प्शन करी थी तब तो अब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो पाई ना। तो हमको इस डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये रेट कब निकलेगा बेटा? साल के शुरुआत में नहीं निकल सकता, क्योंकि शुरुआत में तो एस्टिमेटेड डेटा होता है, एक्चुअल डेटा होता ही नहीं। ये डिफरेंस आपको कब पता चलेगा? अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, एंड में पता चलेगा। तो जब ये अंडर अब्जॉर्प्शन आपको पता चल गया कि 10,000 रुपए कम रिकॉर्ड हुए, अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे रेट चाहिए, तो वो रेट कब निकलेगा? पीरियड के अंत में, एंड में निकलेगा। और जब मैं स्टार्टिंग में रेट निकालता था, अब्जॉर्प्शन रेट बिगिनिंग में, तो डेटा कौन सा यूज होता था? एस्टिमेटेड बजटेड डेटा। लेकिन जब आपके पास एक्चुअल डेटा भी अवेलेबल होगा तो आपको रेट निकालने के लिए एस्टिमेटेड डेटा का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर से वही डिफरेंस आ जाएगा। नहीं तो एस्टिमेटेड का रेट, एस्टिमेटेड डेटा का इस्तेमाल किया और एक्चुअल डेटा पे अप्लाई करा, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। तो जब आपके पास साल खत्म हो चुका है, अब आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, तो अब रेट निकालने के लिए, सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए आप एस्टिमेटेड डेटा का इस्तेमाल नहीं करोगे। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्चुअल डेटा। तो सप्लीमेंट्री रेट कब कैलकुलेट होता है? पीरियड के एंड में। ठीक है, जब वो मंथली है, एनुअल है, क्वार्टरली है, जैसा भी डेटा है उसके हिसाब से हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ पीरियड। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और जब मैं एंड ऑफ पीरियड पे खड़ा हूं तो मेरे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, तो मुझे डेटा भी कौन सा यूज करना है? एक्चुअल डेटा यूज करना है। एस्टिमेटेड डेटा से हमारा कोई मतलब नहीं। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है।
तो अगर अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री रेट इज कंप्यूटेड at the end of period using actual data. At the end of period बेटा ये कैलकुलेट होगा और डेटा कौन सा यूज होगा, एक्चुअल। कोई दिक्कत है? अब सर ये रेट निकालने कैसे बेटा, हम इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है 90,000, एक्चुअल ओवरहेड है 1,00,000। तो ये अंडर अब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन? हाँ जी, तो बेटा यहां पर अब्जॉर्प्शन कम है, तो ये क्या है, अंडर अब्जॉर्प्शन। 1000 का खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। हमने देखा कि जो प्रोडक्शन हुई इस पूरे पीरियड में जिस पर ये खर्चा रिकॉर्ड हुआ है, वो प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट्स। तो पूरे पीरियड में 50,000 यूनिट बनी है और खर्चा भी रिकॉर्ड हुआ है, और हर यूनिट के हमने जो खर्चा रिकॉर्ड करा है वो 10,000 रुपए कम है। बेटा अगर आपने खर्चा 10,000 रुपए कम लिखा, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कम लिखी होगी ना। खर्चा कम रिकॉर्ड किया, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कम लिखी होगी। टोटल कॉस्ट कम लिखी होगी तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम आ रही होगी। हर यूनिट की कॉस्ट पे कितने रुपए का प्रभाव पड़ रहा होगा? 10,000 रुपए का खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है, कितनी यूनिट्स के ऊपर? 50,000 यूनिट के ऊपर। तो बेटा एक यूनिट पर आता है 20 पैसे, 0.2। एक यूनिट पर कितना आता है? 0.2। यानी कि अगर मैं हर यूनिट पे जाकर के वो 20-20 पैसे रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा खर्चा सही रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 50,000 यूनिट पे हमने 10,000 रुपए कम रिकॉर्ड करे, यानी कि हर यूनिट पे 20 पैसे हमने कम रिकॉर्ड करे, 20 पैसा पर यूनिट हमने कम रिकॉर्ड कर रखा। अगर मैं जाकर के 20-20 पैसे अपनी 50,000 यूनिट पे डाल दूं तो मेरा खर्चा पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा ना। यही तो सप्लीमेंट्री रेट है। एक आपके पास ओरिजिनल रेट रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है वो पर मशीन आ रहा हो सकता है वो पर लेबर आ रहा हो, पर यूनिट हो, परसेंटेज में हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने उसका इस्तेमाल करके अब्जॉर्प्शन कर ली और अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए 90,000, और लेकिन अब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो पाई, 10,000 रुपए रह रहे हैं। तो इस 10,000 को रिकॉर्ड करने के लिए हमने रेट कैसा कैलकुलेट कर लिया? पर यूनिट। सर क्या ये जरूरी है कि सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट ही कैलकुलेट किया जाए? नो। आप सप्लीमेंट्री रेट हर उस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो जिससे अब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। हम सप्लीमेंट्री रेट हर उस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे हमने अब्जॉर्प्शन रेट सीखा। अब्जॉर्प्शन रेट के लिए कितने मेथड सीखे? ये रे अब्जॉर्प्शन रेट का बेटा चित्र ये रहा। यहां पर हमने कंपैरिजन के बारे में बात तो की थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अब हम सीख रहे हैं। तो आप बेटा प्रोडक्शन यूनिट मेथड यानी कि यूनिट्स के हिसाब से, जैसे अभी हमने देखा, आप पर यूनिट रेट निकाल सकते हो, आप मटेरियल की परसेंटेज निकाल सकते हो, लेबर पे परसेंटेज निकाल सकते हो, प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज निकाल सकते हो, मशीन आर रेट या लेबर आर रेट, कोई भी मेथड लगाया जा सकता है। लेकिन बेटा जब आप कोई भी रेट कैलकुलेट करते हो, चाहे आप अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट कर रहे हो, उस रेट का एक पर्पस है। सिर्फ रेट कैलकुलेट करना है इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रहा। रेट कैलकुलेट करके आगे यूज करना होता है। क्या करना है? यूज। जैसे आपने यहां पर 20 पैसा पर यूनिट निकाल दिया और आपको पता चलता है जी जो 50,000 यूनिट है इसमें से 40,000 यूनिट तो बिक चुकी है, लेकिन 10,000 यूनिट अभी भी आपके पास है। 20 पैसा पर यूनिट का मतलब है कि हमने हर यूनिट पर 20-20 पैसे कम लिखे। अगर मैं हर यूनिट पर जाकर के 20-20 पैसे जोड़ दूं तो मेरा पूरा 10,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा जो पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बात समझ में आती है?
अब मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए गया, मैंने कहा हर यूनिट के ऊपर 20-20 पैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगा पता चला 40,000 यूनिट तो बिक चुकी है। और बेटा जो 40,000 यूनिट अगर बिक चुकी है क्या इसके ऊपर ये 20-20 पैसे मिलेंगे? मैं हर यूनिट के ऊपर कस्टमर से 20-20 पैसे कम लिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी कम करी, मैं हर यूनिट के ऊपर 20-20 पैसे डालना चाहता हूं। लेकिन क्या ये यूनिट्स मेरे पास पड़ी? नो। अब ये माल मेरे पास पड़ा नहीं, कस्टमर को फोन करूं, याद है 1 साल पहले मुझसे माल लेके गया था, उसके ऊपर 20 पैसे रह, ना मैं फोन करने वाला हूं ना वो देने वाला। तो 40,000 यूनिट जो बिक चुकी हैं, अब इसके ऊपर ये 20-20 पैसे, ना तो आपकी रिकवरी होगी, ये अब आपका नुकसान हो चुका। हर यूनिट पर 20 पैसे आपने कम रिकॉर्ड करे और माल बेच भी दिया है, तो 20 पैसे के हिसाब से 40,000 यूनिट के ऊपर टोटल 8,000 रुपए जो बनते हैं, अब ये कभी रिकवर नहीं होंगे, ना ही ये कॉस्ट का पार्ट बनेंगे आपके प्रोडक्शन में, क्योंकि माल तो ऑलरेडी बिक चुका है। ये अब आपका बन चुका है लॉस। क्या बन चुका है? और ये लॉस कहां से चार्ज होगा? पोस्टिंग फीड। लेकिन जो 10,000 यूनिट मेरे पास पड़ी, इस पर 20 पैसे के हिसाब से कितने बनते हैं? 2,000। जो माल मेरे पास पड़ा है उसकी वैल्यू में तो ऐड हो सकता है, जो माल मेरे पास पड़ा है मैं उसकी वैल्यू में जाकर के 20-20 पैसे ऐड कर दूंगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में 2,000 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। बात समझ में आती? ये 2,000 रुपए में ऐड कर सकता हूं अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में, तो क्या लिखेंगे? ऐड टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात समझ में आ रही? अब यहां पर आपको क्वांटिटी तो पता है कि कितनी क्वांटिटी बिक गई और कितनी क्वांटिटी बची है, और आपने रेट भी कैसा निकाल रखा है? पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन अगर मान लो आपने ये रेट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, तो बेटा छपाई कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी क्या है? समझना। पहले जरूरी क्या है? समझना। हाँ जी। तो अगर मान लो आपने 20 पैसे पर यूनिट की जगह आपने पर आवर निकाला होता, जी हमने पूरे पीरियड में 20,000 घंटे काम किया है, मान लो मैंने ये रेट कैलकुलेट कर लिया होता, 10,000 रुपए की अंडर ऑब्जॉर्प्शन है, 20,000 घंटे काम हुआ है मशीन से, तो हर घंटे पर कितने रुपए से रिकॉर्ड नहीं हो पाए? 50 पैसे पर आवर। अब मैं इसको माल से चार्ज करना चाहता हूं, रेट निकल तो गया, लेकिन ये रेट अप्लाई तभी हो पाएगा जब आपको पता हो कि जो माल बिक गया है उस पर कितने घंटे काम हुआ, जो माल बच गया है इस पर कितने घंटे काम हुआ था। अगर आपके पास मशीन आवर्स है ही नहीं, यहाँ पर ये दोनों के आपके पास अलग अलग मशीन आवर्स नहीं हो, लेकिन टोटल अवेलेबल हो, आपने रेट निकाल भी दिया, रेट का यूज कैसे करोगे? और अगर मान लो यहां पर फिर अधूरा माल भी होता, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर तो यूनिटरी मेथड भी काम नहीं आएगा। सर हम रेशो में बांट सकते हैं, 40,000 और 10,000 को बनाने में सेम टाइम ही तो लगा होगा, अलग अलग थोड़ी लगेगा। मतलब 40,000 की हर यूनिट को बनाने में और 10,000 की हर यूनिट को बनाने में सेम टाइम लगा होगा, लेकिन आप अल्टीमेटली फिर इस्तेमाल किसका कर रहे हो? यूनिट्स का। तो फिर रेट पर यूनिट बेस्ट है। तो अगर मेरे पास सवाल में यूनिट्स हैं तो यूनिट्स के साथ ही काम करना हमेशा, सप्लीमेंट्री रेट का। लेकिन अगर आपके पास सवाल में क्वेश्चन खुद से चीख चीख के बता रहा हो कि जो माल बिक गया उसके ऊपर मशीन आर 10,000 लगे थे, जो माल बच गया उसके ऊपर मशीन आर 2,000 लगे थे, जो माल अधूरा है उसके ऊपर मशीन आर 1,000 लगे थे, क्वेश्चन बता ही इसलिए रहा है ताकि तुम सप्लीमेंट्री रेट भी किसके हिसाब से निकालो? मशीन आर्स के हिसाब से निकालो। वो क्वेश्चन खुद इंडिकेट कर रहा है आपको, तभी वो आपको हर माल के साथ अलग अलग डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो रेट निकालने के लिए नहीं निकालते, रेट को आगे इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए कैलकुलेट होता है। और जब तक रेट वो अप्लाई ना किया जा सके तो वो रेट किसी काम का है ही नहीं। रेट निकाल लिया 20 पैसे पर आवर, लेकिन पता ही नहीं इस पर कितने घंटे काम हुआ और इस पर कितने घंटे काम हुआ है, तो बेटा ये रेट किसी काम का नहीं। बात समझ में आ रही? क्या मैंने ये बोला है कि आपको मशीना रेट ही निकालना, कभी भी सप्लीमेंट्री रेट? मैंने ये बोला है आप हर उस मेथड से सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट कर सकते हो जिससे आप अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो। हर उस मेथड से सप्लीमेंट्री रेट निकल सकता है, बट रेट निकालने के बाद वो यूज भी होता है। ठीक है जी। जो माल बिक गया, जो माल बच गया, जो माल अधूरा है, इस वाले सवाल में अधूरे की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अधूरे पे भी चार्ज करना पड़ता। वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है आपके पास। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर गलती से, चलो ये तो अंडर अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल था, अगर ये ओवर अब्जॉर्प्शन होती 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10,000 रुपए ज्यादा लिखे हुए। 10,000 रुपए ज्यादा लिखने का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए ज्यादा आ रही है
पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा आ रही होगी, हर यूनिट पर 20-20 पैसे ज्यादा लिखे हुए हैं, ज्यादा लिखे हुए। मैंने कस्टमर से ज्यादा ले भी तो लिया होगा, अब मैंने कहा जाओ हर यूनिट के ऊपर 20-20 पैसे घटाओ, 20-20 पैसे घटाने के लिए गए, पता चला 40,000 यूनिट तो बिक गई। कस्टमर को फोन करूं, भाई साहब 20 पैसे पड़े हैं ले जाओ, जब मैंने मांगे नहीं थे तो देने भी नहीं है, तो ये 20 पैसे अब मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट चार्ज टू कॉस्टिंग, पेनल कॉस्टिंग के अंदर ये प्रॉफिट की तरह 8,000 रुपए रिकॉर्ड, ओवर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट ही तो होता है। लेकिन जो 10,000 यूनिट आपके पास पड़ी है उसकी कॉस्ट तो रिड्यूस की जा सकती है, जब खर्चा लगा ही नहीं तो रिड्यूस करो, कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो ऐड की जगह क्या लिख दिया जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आसान काम, ये करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रेट की ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा मेथड ये यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। अभी कर लो नोटिंग आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर वाला कर लिया था नोट, यहां तक ये भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कहां से, यहां से, क्या बात कर, स्क्रीनशॉट सवाल नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो इसको नोट करने लग गए पूरे को तो नहीं, तो 5 मिनट में करते हो तो कर लो, सर होगी फोटो होगी, ऐसा ना बेटा, सवाल करने के लिए नोट किया होता है ना तो याद रहता है कि मैंने ये चीज नोट की है। लगा तुमने जहां तक तो शायद रेड वाले पार्ट तक तो रिकॉर्ड कर ही लिया, मतलब नोट वहां पे तो चल रही थी यार, नोट धड़ल्ले पड़ा। बेटा बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर ये तो आपने करने के लिए दे दिया था, लेकिन तुम में से किसी ने करा ही नहीं है, करा होता तो पता चल जाता सर ये हुआ ही नहीं है। 4 तक भी नहीं पहुंचे, 15 तक 18 तक तो कहां से पहुंचोगे। अंडर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट सीख लिए 3। तीसरे वाले ट्रीटमेंट में हमने सीखा सप्लीमेंट्री रेट, और रेट कैलकुलेट हमने किया था यूनिट्स के हिसाब से। इस वाले एग्जांपल के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ माल पे काम शुरू हुआ हो लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया। अधूरा रह जाएगा तो उसके ऊपर खर्चा तो हुआ होगा ना, पूरा नहीं हुआ बट कुछ खर्चा तो हुआ होगा, जितना काम होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर खर्चा भी लगेगा। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ओवरहेड्स लगे हैं जी 1.5 लाख रुपए, ये एक्चुअल ओवरहेड है। ओवरहेड रिकवर्ड मतलब अब्सॉर्ब, तो ये एक्चुअल और ये हो गए जी अब्सॉर्ब। तो अब्सॉर्प्शन कम हुई है, तो यहां पर होगी बेटा हमारे पास अंडर अब्सॉर्प्शन 50,000 रुपए की। हमारे पास है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट, जो माल बच गया फिनिश गुड्स का उसकी कॉस्ट, और जो माल अधूरा रह गया उसकी। यहां पर अब ना यूनिट्स है ना आर्स है ना कुछ और है, लेकिन जो माल बने हैं, जो माल बिके हैं, जो माल अधूरे रह गए उनकी कॉस्ट अवेलेबल है। तो बेटा मैं इस अमाउंट को सीधा उसकी कॉस्ट की रेशियो में बांट दूं। ये कौन सा हो गया, सोल्ड, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल में जो हमने ऊपर लिया है, इस वाले एग्जांपल में ये 20 पैसे का रेट कैलकुलेट ना करता और इस 10,000 रुपए के अंडर अब्जॉर्प्शन को सीधा यूनिट्स की रेशियो में बांट देता, तो भी क्या यही अमाउंट आता। यूनिट्स की रेशियो 4:1 है। रेट निकाले बिना अगर मैं सीधा यूनिट्स की रेशियो में बांट देता तो भी यही आता बेटा 4:1, 8,000 और 2,000। तो रेट निकाले बिना रेशियो में भी काम हो सकता है।
और अगर यूनिट ना होती, रुपए होते, तो मैं रुपए की रेशो में भी तो बांट सकता। यूनिट नहीं होती, रुपए होते, तो हम रुपए के हिसाब से ही बांट सकते। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है बेटा, वहां पर आपको स्टॉक की क्या दे रखी है, कोस्ट दे रखी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा हमारे पास 10 लाख, 8 लाख रुपए फिनिश गुड्स के बचे हुए हैं, 7 लाख रुपए अधूरे माल के, जो 10:8:7 ये हो गया 25। तो बेटा इसको जब बांटेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का ओवरहेड जो अंडर अब्सॉर्ब्ड है वो उस माल पे डलेगा जो माल बिक चुका है। 16,000 रुपए के ओवरहेड उस फिनिश्ड गुड्स पे डलेंगे जो बने तो थे लेकिन बच गए। और 14,000 रुपए के अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स उस वाले अधूरे माल पर डलेंगे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही? तो 50,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं हो पाए, जिसको हम उनकी कोस्ट की रेशो में बांट रहे हैं 10:8:7। 20,000, 16,000, 14,000, 20,000 रुपए उस माल पे डले हैं जो माल बिक गया। तो अब ये पैसे रिकवर नहीं हो सकते, अंडर अब्जॉर्प्शन है ना, कम रिकॉर्ड हुई है, कम रिकवरी हुई है, तो हम रिकवर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? हाँ जी, ये बेटा लॉस है, चार्ज टू कोस्टिंग P&L। और ये 16,000 रुपए बेटा आपकी क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स में जाकर के जुड़ जाएगा। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। और ये जो 14,000 है बेटा, ये भी क्लोजिंग स्टॉक में जाके जुड़ जाएंगे, लेकिन ये स्टॉक का नाम क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। एड टू द वैल्यू ऑफ, बात समझ में आ गई? तो जो 50,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं हो पाए उसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा। जो माल बिक गया उस पर 20,000 डल जाएंगे, जो माल फिनिश गुड्स वाला बच गया उस पर 16,000 डल जाएंगे, और जो माल अधूरा बच गया उस पर 14,000 रुपए डल जाएंगे। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल कॉपी है। फोर्थ क्वेश्चन की कॉपी है बेटा 11। Your company uses historical cost system and applies overhead on the basis of predetermined। predetermined होता है बेटा आपका absorption rate, जो आप estimated data से शुरुआत में कैलकुलेट कर लेते हो। predetermined rates, the following are the figures from the trial balances as at 30th September 2015। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है बेटा 4,26,544 के, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाइड यानी कि अब्सॉर्ब, तो बेटा अब्सॉर्प्शन कम हुई है, यहां पर भी अंडर अब्सॉर्प्शन है 60,640। ठीक है जी। और ये अंडर अब्सॉर्प्शन बेटा आपको बता बांटने के लिए क्या क्या डेटा दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दे रखी है, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, और जो माल बिक गया उसकी वैल्यू भी दे रखी है। बिल्कुल पिछला वाला सवाल हो गया। अपनी नोटबुक में बेटा फटाफट इस 60,640 का बंटवारा करें और नीचे ट्रीटमेंट लिखे कि कौन सी आइटम कहां से चार्ज हुई।
60,640 को बेटा 141,480, 230,732 और 840,588 की रेशियो में बांटना है। ठीक है जी। और क्योंकि अंडर अब्जॉर्प्शन है तो जब ये खर्चा बढ़ जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस पे जो हिस्सा आएगा बेटा वो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में ऐड होगा, जो फिनिश गुड्स में हिस्सा आएगा वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा, और जो हिस्सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल का, यानी कि आपकी कॉस्ट की मिल से चार्ज हो जाएगा, आपका नुकसान बनेगा। हो गया बेटा सभी बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन? 60,640 को इस पोस्ट की रेशियो में बांटना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस सवाल को ध्यान से पढ़ें बेटा, पिछले दोनों सवालों के अंदर अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन साफ साफ नजर आ गया था, एक्चुअल ओवरहेड भी मिल गए है ना। अभी एक काम करो, नोटबुक में इस सवाल के लिए दो नोट्स लिखो, दो नोट लिखने हैं बेटा, नोट्स। ये अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नोट अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड। बेटा जब हम अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं तो आप अपने एक्चुअल ओवरहेड को अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कंपेयर करते हैं, है ना। अगर अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई तो ओवर अब्जॉर्प्शन है, कम हो जाएगी तो अंडर अब्जॉर्प्शन। जब आप बेटा इनको कंपेयर करते हो तो ये जो एक्चुअल ओवरहेड है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस एक्चुअल वाले अमाउंट में कोई अबनॉर्मल खर्चा हो? हाँ जी, एक्चुअल में जो ओवरहेड लग रहे हैं उनमें कोई अबनॉर्मल खर्चा हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर, अबनॉर्मल खर्चा एक्चुअल में। तो क्या इस अब्जॉर्ब्ड वाले अमाउंट में अबनॉर्मल खर्चा हो सकता है या नहीं? बेटा अब्जॉर्ब्ड वाले अमाउंट में अबनॉर्मल खर्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बड़ा सिंपल सा एक कारण है बेटा, जब आप ये अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो वो साल के शुरुआत में कैलकुलेट होते हैं। डेटा कौन सा होता है? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड में केवल नॉर्मल खर्चे हो सकते हैं, तुम ये अंदाजा नहीं लगा सकते आग कब लगेगी, वर्कर कब स्ट्राइक करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, ये सारी चीजें में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एस्टिमेशन में सिर्फ कौन से वाले खर्चे होते हैं? नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? तो इसमें सिर्फ नॉर्मल खर्चे हैं। तो अब्जॉर्प्शन रेट में भी सिर्फ कौन सा रेट आ रहा है? नॉर्मल। जब आप उसको अप्लाई कर दोगे यहाँ पर 90,000 घंटों पर आपने 10-10 रुपए जो रिकॉर्ड करे हैं, जो अमाउंट अब्जॉर्ब हुआ है, इसमें भी सिर्फ कौन से वाला है? नॉर्मल। तो जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं वो कैसे आते हैं? आपके अब्जॉर्प्शन रेट से। और अब्जॉर्प्शन रेट में कोई अबनॉर्मल खर्चा है ही नहीं, तो जो अब्जॉर्ब्ड वाला अमाउंट होगा आपके खातों में उसमें भी कोई अबनॉर्मल खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब आप इनको कंपेयर करोगे एक्चुअल ओवरहेड के साथ, तो एक्चुअल ओवरहेड में क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल खर्चे हो सकते हैं। एक्चुअल ओवरहेड में अबनॉर्मल खर्चे हो सकते हैं। और अगर सवाल में पता चल जाए कि एक्चुअल ओवरहेड में कोई अबनॉर्मल खर्चा जुड़ा हुआ है तो पहले उसको एक्चुअल ओवरहेड में से हटाना पड़ेगा। आपको अपने एक्चुअल ओवरहेड भी कौन से लेने पड़ेंगे? नॉर्मल वाले। तब आप उसको अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ कंपेयर करोगे और बोलेगे जी अंडर अब्जॉर्प्शन आ गई या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन आ गई। तो हमने जो नोट लिखने हैं, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? नोट 1, if any abnormal expense is included in actual overheads, if any abnormal expense is included in actual overheads, then
it shall be removed before computing under absorption और ओवर absorption। तो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन से पहले आपको अपने एक्चुअल ओवरहेड्स में से अब नॉर्मल खर्चा हटा देना। फिर आपके पास अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। फिर आप लिखोगे नोट नंबर 2। बेटा जो अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आई है उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है जी प्लानिंग एरर था, एस्टिमेटिंग एरर था। जब आप स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट्स लगा रहे थे उसमें कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस होगी। आपको पता है कि आपने एस्टिमेशन में ले लिया कि आपकी मशीन 3000 घंटे काम करेगी, आपकी मशीन 3000 घंटे काम कर ही नहीं सकती पूरे साल में, एस्टिमेशन ही गलत हो गया, प्लानिंग एरर हो गया। तो अगर कोई प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एरर आपको सवाल में नजर आता है तो आप उसको क्या मानोगे? अब नॉर्मल। क्वेश्चन ने बताया जी आपका अंडर अब्जॉर्प्शन आ गया 50,000, ठीक है जी, और क्वेश्चन बोलता है जी इसका 25%, 50,000 का 25% कितना हो गया? 12,500। तो 12,500 ड्यू टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एरर है, बाकी का नॉर्मल महंगाई की वजह से है। तो आपको पहले वो 12,500 रुपए हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो अब नॉर्मल है। एस्टिमेटिंग एरर हर बार ही नहीं होते। नॉर्मल थोड़ी होता कि मैं 3,000 घंटे मशीन चला ही नहीं सकता और मैं 3,000 घंटे ले लूं, ठीक है। तो वो जो मिस्टेक है उसको आपने क्या लेना है? अब नॉर्मल। और आप अपने अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन में से उसको हटा दोगे सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करने से पहले। जैसे इस एग्जांपल में देखो, हमने अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन निकाला, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट किया। सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करने से पहले जो मुझे अब्जॉर्प्शन रेट अंडर अब्जॉर्प्शन नजर आ रही है वो 10,000 है। अगर क्वेश्चन मुझे इस सवाल में बता देता कि इसका 20% प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एरर है, तो मैं पहले 10,000 में से 20% यानी कि 2,000 हटा देता। कितना अमाउंट बचता? 8,000। तो जो सप्लीमेंट्री रेट निकलता ना वो 10,000 की जगह 8,000 के लिए निकलता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास सवाल में नजर आ जाए प्लानिंग और एस्टिमेटिंग एरर तो उस वाले अमाउंट को हटा देना बिफोर कंप्यूटिंग सप्लीमेंट्री रेट। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आ चुकी है, उसके बाद हटा। इफ एनी पोर्शन of under absorption or over absorption is due to planning and estimating error. If any portion of under absorption or over absorption is due to planning and estimating error, तो क्या करना है भैया? उसको हटा देना। देन ये जो कॉमा इसका मतलब देन है, देन इट शैल बी रिमूव्ड। और कंप्यूटिंग सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालने से पहले आप इसको हटा दो। सवाल नंबर 20 को पढ़ें ध्यान से। तो दो नोट लिखे बेटा, अगर अब नॉर्मल खर्चा मिल जाए तो उसको एक्चुअल ओवरहेड में से हटा देना अब्जॉर्प्शन अंडर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करने से पहले। अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन आ गई, उसमें से कुछ प्लानिंग एरर है उसको हटा देना सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करने से पहले। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट overheads was recovered as a predetermined rate of 25 rupees per man day। एक दिन काम करने पे कितने रुपए रिकॉर्ड होंगे? 25 रुपए। बेटा ये अब्जॉर्प्शन रेट है, यहाँ पर ये रेट पर आवर नहीं है, पर डे। एक व्यक्ति एक दिन काम करेगा, 25 रुपए के ओवरहेड लगेंगे। The total factory overhead incurred and man days actually worked were 41,50,000। ये बेटा कौन सी है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एक्चुअल 41,50,000 के एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है। और जितने दिन काम हुआ है एक्चुअल में वो आपको बता रखे हैं 1.5 लाख दिन।
तो बेटा जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है वो कैसे काम करता है, स्टार्टिंग में आपने रेट कैलकुलेट कर लिया 25 रुपीज पर डे, एक्चुअल में जितने दिन काम होगा हर दिन के ऊपर वो 25-25 रुपए लगेंगे, और एक्चुअल में कितने दिन काम हो रहा है टोटल, तो 1.5 लाख दिनों के ऊपर 25-25 रुपए डाल दोगे ना तो आपके पास आ जाएगा अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। बात समझ में आ रही है बेटा? सब हमारा अब्जॉर्प्शन रेट कैसे काम करता है, कई बारी बात करी, साल के शुरुआत में अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हो जाता है, पूरा साल वो अप्लाई होता है एक्चुअल डेट पर, डेटा पर, एक्चुअल डेटा 1.5 लाख दिन, हर दिन के ऊपर वो 25-25 रुपए अप्लाई होंगे तो आएगा अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल माल कितना बना जी, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, 30,000 यूनिट्स वर सोल्ड, 40,000 में से 30,000 यूनिट तो बिक चुकी है। देयर वर आल्सो 30,000 uncompleted units which may be reckoned at 66.6% complete। बेटा आपने टोटल 40,000 तो फिनिश गुड्स बनाए, कितने फिनिश गुड्स बनाए हमने, 40,000, उसमें से 30,000 बेच दिए तो 10,000 फिनिश गुड्स तो बच गए। इसके अलावा देयर वर आल्सो 30,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स, कितनी यूनिट, 30,000, जिसके ऊपर काम कितने परसेंट हो चुका है बेटा, अगर 30,000 यूनिट पर इतना काम हो चुका है जिसको हम कितने परसेंट कह रहे हैं, 66.67, तो कितनी यूनिट्स के बराबर काम हो चुका हो। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर मान लो 10,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में होती और मैं बोलता जी मैंने इसके ऊपर 50% काम कर दिया है, इस 10,000 यूनिट पे आधा काम करने में उतना ही खर्चा और उतना ही समय लगेगा जितना 5,000 यूनिट पे पूरा काम करने में लगता होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं बेटा? क्या चक्कर है, जो 40,000 यूनिट आपको दे रखे हैं बेटा ये फिनिश गुड्स है, और जो 30,000 यूनिट्स आपको दे रखी है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अधूरा माल। पूरे माल को अधूरे माल के साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है कि आपने टोटल कितनी यूनिट्स बनाई तो प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स और वर्किंग गुड्स दोनों ऐड थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि इस पे तो कितने परसेंट काम हुआ है, इस पे, और जो ये वाला माल है इस पे कितने परसेंट काम हुआ है। तो बेटा आपको पहले निकालनी पड़ेगी इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स। इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स मतलब असली में कंप्लीट नहीं है, बट कैलकुलेशन के पर्पस से हम मान के चल रहे हैं कि अगर जैसे यहां पर एग्जांपल बता रहा था मैं कि 10,000 अधूरी यूनिट वो बराबर है 5,000 पूरी के। बात समझ में आ रही? ऐसे ही आपके इस क्वेश्चन में 30,000 यूनिट्स पर कितना काम हो चुका है, 66.67। इसका मतलब ये 30,000 अधूरी यूनिट बराबर है 20,000 पूरी यूनिट्स के। मैं नहीं कह रहा एक्चुअल में 20,000 कंप्लीटेड है, मैं सिर्फ वैल्यूएशन के पर्पस से मान के चल रहा हूं कि जितना खर्चा इन 30,000 अधूरी यूनिट पर हुआ होगा उतने ही खर्चे में 20,000 पूरी यूनिट बन सकती है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमको बेटा इस वाले सवाल में क्या ढूंढनी पड़ेगी, पहले इक्विवेलेंट यूनिट। जो प्रोडक्शन एक्चुअल में हो गई है वो तो साफ साफ पता ही है, लेकिन जो अधूरी है उसकी क्वांटिटी हमारे को फिनिश गुड्स के बराबर ढूंढनी पड़ेगी, बराबर ढूंढनी पड़ेगी। On analyzing the reasons, it was found that 40% of the unabsorbed, यानी कि इस सवाल में अंडर अब्जॉर्प्शन आने वाली है, तो कह रहे 40% of the under absorbed overheads were due to defective planning and rest was attributable to increase in overhead cost। तो बेटा इसमें से 40% हिस्सा ऐसा है जो कि प्लानिंग एरर है, तो वो हटा दिया जाएगा, बाकी का जो अमाउंट बच जाएगा उसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, अपना सप्लीमेंट्री रेट ढूंढेंगे। आओ सवाल करें। सबसे पहले बेटा मैं क्या ढूंढूंगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कि हमने पूरे पीरियड में जो भी खर्चा करा है वो कितनी यूनिट्स पर हुआ है। सर 40,000 यूनिट्स तो एक्चुअल फिनिश्ड गुड्स है कि नहीं। इसके अलावा 30,000 यूनिट्स WIP हैं जिन पे काम हो चुका है 66.66%, तो ये आ जाएंगी बेटा इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स, नॉट एक्चुअली फिनिश्ड बट इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स। तो 40,000 एक्चुअल फिनिश्ड गुड्स हैं, 20,000 इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स हैं, तो टोटल फिनिश्ड गुड्स कितने मान लिए जाएंगे। तो कैलकुलेशन के पर्पज से आप 60,000 यूनिट्स मान के चलोगे आपने पूरे पीरियड में काम किया। 70 मत ले लेना सर, 40 और 30 तो 70 होते,
40 पे 100% काम हुआ तो वो 40 ही रहेंगे, लेकिन 30 पे 66.66% काम हुआ तो वो 20 हो जाएंगे। तो हमने काम किया है 60,000 फिनिश गुड्स। ठीक है जी, चलो जी। एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने लगे? एक्चुअल में ओवरहेड लगे हुए हैं 41,50,000। क्या सवाल ने आपको कहीं पर भी बताया कि इसमें से कुछ अबनॉर्मल है? इस सवाल में कहीं पे लिखा हुआ है जिसमें से इतने ना हमने स्ट्राइक पीरियड में दिए, इतने वाला हमारा लॉस बाय फायर है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर कोई भी अबनॉर्मल खर्चा नहीं, अगर होता तो हटा दे। नोट नंबर 1 में ये लिखा था अगर अबनॉर्मल खर्चा मिल जाए तो उसको हटा देना, लेकिन ये सारा का सारा नॉर्मल है। अब मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा? अपने अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए आपके पास लिखा हुआ था 1 दिन के 25 रुपए, और काम कितने दिन हुआ है? 37 लाख। तो अब्जॉर्प्शन तो कमी हुई है, 41,50,000 का एक्चुअल है, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड 37,50,000 है, तो अंडर अब्जॉर्प्शन होगी 4 लाख की। लेकिन ये जो 4 लाख की अंडर अब्जॉर्प्शन है, इसमें से 40% ड्यू टू प्लानिंग एरर है। तो जी आगे बेटा आपके पास नेट अंडर अब्जॉर्प्शन 2,40,000, जिसके लिए आप सप्लीमेंट्री रेट निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए बेटा मैं यूनिट्स का इस्तेमाल करूंगा, और कुछ है नहीं। आज कि जो माल बिक गया उस पे कितने घंटे थे, जो माल बच गया उस पे कितने घंटे थे, जो माल अधूरा रह गया उस पे कितने घंटे थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो हम यूनिट्स के हिसाब से काम करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि हमने खर्चा जो कम रिकॉर्ड करा है वो है 2,40,000, और हमने जो यूनिट्स बनाई है बेटा वो कितनी है? 60,000, और ये 60,000 फिनिश गुड्स के बराबर है। तो हर यूनिट पर कितने रुपए रिकॉर्ड कम हुए? 4 रुपीज पर यूनिट। आओ बेटा ये 4 रुपए रिकॉर्ड करें। 60,000 में से 40,000 तो एक्चुअल फिनिश गुड्स थे, और इस 40,000 में से भी 30,000 तो बिक चुके हैं, और 40 में से अगर 30 बिक जाते हैं तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना बच जाएगा? और बाकी का है बेटा हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे तो वो 30,000 यूनिट की, लेकिन रेट तो पर फिनिश गुड्स के हिसाब से आया हुआ, तो यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट 20,000 जो फिनिश गुड्स लिखे हुए थे वो आई। ये है तो वर्क इन प्रोग्रेस 30,000, जिसपे काम कितना हुआ था? 66.66%, तो उसकी क्वांटिटी बन गई 20,000। तो ये टोटल 60,000 यूनिट हो गई। अब हर यूनिट पर कितने कितने रुपए लगाने? सर ये पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाए, रिकॉर्ड करो। लेकिन जैसे ही आप रिकॉर्ड करने जाओगे, जो माल बिक चुका है क्या इसके पैसे रिकॉर्ड कर पाओगे? नो। तो क्या लिखूं इसके नीचे इंग्लिश में? ये क्या है सर? ये तो लॉस है। चार्ज टू कॉस्टिंग P&L, add to value of closing finished goods, add to value of closing working। सवाल समाप्त।